हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हमने अपने पिछली वीडियोस में एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में 6-7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर पहले देखें। आइए आप अगले जो प्रिंसिपल्स हमारे बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग का मतलब होता है चलता चला जाएगा, चलता ही रहेगा। और कंसर्न वर्ड जो है वो यहां पर बिजनेस के लिए यूज किया है। या तो हम बिजनेस ओनली बिजनेस वर्ड यूज कर रहे हो, या हम ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हो मान लीजिए, या हम एंटरप्राइज वर्ड यूज कर दे रहे हो, या हम एंटिटी वर्ड यूज कर रहे हो, या हम कंसर्न वर्ड यूज कर रहे हो, सारे ही सेम सेंस यहां पर निकालते हैं। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो चलता ही रहेगा। मतलब आपने ये सोच करके कोई बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं किया है कि मेरा ये बिजनेस तो 2-4-6 महीने ही चलेगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। आपने ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया है कि यही मेरा बिजनेस सालों साल चलेगा। द बिजनेस goes on forever, हमेशा चलता ही रहेगा, ये सोचकर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे वो क्या दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर करनी है कि आपका बिजनेस सालों साल चलेगा। हमने अभी तक सीखा कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब है गोइंग मतलब चलते चले जाएगा। कंसर्न वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है वो किसी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ही यूज हुआ है कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी एंटरप्राइज है, वो चलती चली जाएगी, ये सोच करके कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होता जो बिजनेस की ओपनिंग भी कर रहा हो और साथ में यही सोच रहा हो कि साल 6 महीने ही मैं बिजनेस करूंगा। हर इंसान यही सोचता है कि यही बिजनेस मेरा सालों साल चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो जो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो इस बात को दिमाग में रखते हुए बनानी है कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलेगा। आपको थोड़ा बहुत ही क्लियर हुआ हो शायद
एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपने कोई भी फिक्स असेट्स परचेज किया, लेट मशीनरी परचेज की है आपने, सपोज कोई 50 लाख रुपीस की जो आज परचेज की है आपने, तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अगर हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा तो वो मशीन भी सालों साल काम देगी हमें, सालों साल फायदा देगी हमें वो बिजनेस। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने फिक्स असेट्स की एक लाइफ एस्टीमेट करते हैं कि ये असेट मेरे पास इतने साल तक टिक जाएगा, इस मशीन की लाइफ मेरे पास इतने हैं, तो उस मशीन की कॉस्ट को हम उतने ही साल में डिवाइड कर देते हैं जितने साल वो असेट हमारा यूज होगा। ये कैसे पता चला हमें कि 10 साल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है? क्योंकि हमें लगता है कि 10 साल 20 साल हम बिजनेस तो करेंगे, क्योंकि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल एप्लीकेबल है कि बिजनेस तो हमारा चलता ही रहेगा। एक और चीज दिमाग में आती है कि किस असेट को हमने करंट मान लिया, किस असेट को हमने फिक्स्ड मान लिया। करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, और फिक्स्ड असेट्स वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए चलते हैं। तो किस असेट को हमने फिक्स्ड मान लिया है, किस को हमने करंट मान लिया है, कहीं ना कहीं ये चीज भी तो इस तरफ इशारा कर रही है कि ये मशीन फिक्स्ड असेट है, ये मेरे पास 5 साल चलेगी। तो उस इंसान की इंटेंशन ऐसी रहती होगी ना कि 5 साल तो मैं बिजनेस भी करूंगा। अगर कोई बिजनेसमैन ये सोच करके बिजनेस कर रहा हो कि मैं तो 4 महीने ही करूंगा इस बिजनेस को, तो उस बिजनेस में फिर फिक्स्ड असेट्स कैसा हुआ? 1 साल से ज्यादा तो चलेगा ही नहीं वो। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है, यही कहता है कि जो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो ये सोच करके करें कि हम बिजनेस सालों साल चलाएंगे। जो भी कोई बड़ा एक्सपेंस आपने किया हो फिक्स असेट्स परचेज करने से रिलेटेड, सपोज वो उसी साल का खर्चा ना माने, जितने सालों तक वो असेट आपको बेनिफिट देगा उतने ही साल में वो खर्चा हमारा फिक्स असेट्स का डिवाइड हो जाया करता है। आई होप आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी 1-2 बातें आपको याद रखनी है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस सालों साल चलेगा, फॉर एवर के लिए हमने ओपन किया है, ये सोच के कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर सालों साल चलेगा तो किसी भी खर्चे को आप सिर्फ उसी साल का खर्चा नहीं मान सकते जिस साल में वो खर्चा हुआ है। उस खर्चे को भी हम उतने ही साल में डिवाइड कर देते हैं जितने साल में हमने उसकी एस्टिमेटेड लाइफ सोची है। और एस्टिमेटेड लाइफ हमने क्यों सोची है या क्यों किसी एसेट को हमने फिक्स्ड का दर्जा दिया है? क्योंकि हमें लगता है कि उतने साल हम बिजनेस भी करेंगे। अगर हम बिजनेस ही 4-5 महीने 6 महीने तक कर रहे होते तो हम किसी एसेट्स को अलग अलग तरीके से ना दिखाते। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी एक तरह से। हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स अगर हमें पढ़ने की कह रहे हों तो वो रेगुलरिटी मेंटेन करने की कहते हैं कि बेटा एक दिन में ही 10 घंटे पढ़ के मत दिखाओ, चाहे डेली 2 घंटे पढ़ लो, वो कंसिस्टेंसी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। ऐसे ही अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी का मतलब यहां पर क्या है?
कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है कि जो भी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आप एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, सालों साल वही सेम फॉलो होते रहने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो कहा जाएगा कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं आप, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो क्या नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है। कंसिस्टेंसी में हमने कहा कि रेगुलरिटी होता है, इसका मतलब अकाउंटेंसी में कोई कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन, जनरली two methods are there. होते और भी हैं मेथड्स, बट पॉपुलरली इनका यूज किया जाता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो या तो कोई बिजनेसमैन ये वाला मेथड फॉलो कर रहा हो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, या ये कर रहा हो, चॉइस सपोज उसकी है। बट एक साल वो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, चौथे साल ये। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं कर रहा है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करने का मतलब है कि जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग वो एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो ईयर टू ईयर सेम मेथड अगर चलता रहे तो कहेंगे कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो किया है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो किया है वो तभी कहा जाएगा जब ईयर टू ईयर सेम चीजें चल रही हों। आपके माइंड में सपोज क्वेश्चन अराइज होता हो कि सर कोई और एग्जाम्पल, तो स्टॉक वैल्यूएशन के भी कई मेथड्स होते हैं। बिजनेस में जो स्टॉक वैल्यू किया जाता है उसके भी कई मेथड्स होते हैं। अभी इन मेथड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है ये चीज़ें। लीफो मेथड होता है, एक फीफो मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज मेथड होता है। सपोज जो मेथड भी आपने अडॉप्ट कर लिया हो फॉर कैलकुलेटिंग या वैल्यूएटिंग ऑफ स्टॉक, फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वही मेथड अगर आप ईयर टू ईयर फॉलो कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। अब हमने दूसरी बात कही थी इस प्रिंसिपल के अंदर कि अगर कंसिस्टेंसी फॉलो की हुई है आपने तो वो कंपैरिजन में सुविधा देगी। अब कंपैरिजन में कैसे सुविधा देगी? कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीज़ों में किया जा सकता है, सेम लेवल की चीज़ों में। अगर आपका कंपैरिजन करना हो तो आप अपना कंपैरिजन अपनी क्लास के ही किसी दूसरे बच्चे से करेंगे। साइंस स्टैंडर्ड के से या थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लाइन का ही नहीं है, या आपकी एज का या आपकी क्लास का ही नहीं है। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई मेथड अडॉप्ट किया, सेकंड में कोई, थर्ड में कोई, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिजल्ट आएगा बिजनेस का वो भी डिफरेंट आएगा।
अब इस डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट को आप कंपैरिजन करने में लगे हुए हो कि एक साल से दूसरे साल हमने क्या इंक्रीज या डिक्रीज किया, दूसरे साल से तीसरे साल हमने क्या इंक्रीज या डिक्रीज, क्या खोया या क्या पाया, क्या चेंजेस लाए हम, क्या बेटर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। जब आपने कुछ सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग लिया ही नहीं है तो रिजल्ट तो अलग आएगा ही आएगा। आप हर साल सेम मेथड अडॉप्ट करके देखिए, सेम पॉलिसीज अडॉप्ट करके देखिए, फिर आप कंपैरिजन करिए कि अब हम अगर बढ़े हैं या घटे हैं तो रीजंस क्या हैं, तब आपका कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपने चीजें ही अलग अलग ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट तो अलग ही आएगा और फिर कंपैरिजन कैसे हो पाएगा। सपोज एक दिन तो आप भूखे हैं और एक दिन आपने फुल डाइट ली है, तो जिस दिन आप भूखे हैं उस दिन आपका एनर्जी लेवल अलग होगा, जिस दिन आपने भर पेट अच्छा खाना खाया है, हेल्दी फूड लिया है, उस दिन आपका एनर्जी लेवल अलग होगा। अब इन दोनों दिनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन नहीं है। दोनों दिन आप चीज़ें सेम लें, फिर आप कंपैरिजन देखें कि एक दिन से दूसरे दिन मैंने क्या चेंज देखा, तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है। तो आई होप आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी क्लियर हुआ होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स निरंतरता, रेगुलरिटी। कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि ईयर टू ईयर उसे ही चलने दो ताकि कंपैरिजन पॉसिबल रहे। अब ये चेंज कर सकते हैं या नहीं ये भी हम बताएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसी कंडीशंस? चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज में, मेथड ऑफ अकाउंटिंग्स में तभी आते हैं जब या तो लॉ ने कहा हो, फॉर द कंप्लायंस ऑफ लॉ, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ गया हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया हो, या आपको ये लगता हो कि मैं चेंजेस करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बेटर बना सकता हूं, तो आप चेंज कर सकते हो। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बेटर बना सकता हूं चेंज करके, तो आप चेंज कर सकते हो। या लॉ के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाएं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ कहा हो। इन तीन कंडीशंस में ही अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग चेंज होते हैं। आई होप आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल अब इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हुआ होगा। थर्ड एक प्रिंसिपल है एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल प्रिंसिपल, जिसका जिक्र हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार उसका जिक्र दोबारा कर लेते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन एक्रू हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। कैश आने या जाने का वेट नहीं करना चाहिए कि मैं तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तभी करूंगा जब एक्चुअली में मेरे पास पैसा आ जाएगा, या एक्चुअली में मैं पैसे दे दूंगा तो ही मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ट्रांजैक्शन एक्रू हुई है, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना बनता है, या इनकम जनरेट हुई है रिकॉग्नाइज करनी बनती है, तो उसे रिकॉर्ड कर लो, चाहे कैश आया हो या नहीं, चाहे कैश गया हो या नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करने से या मेंटेन करने से क्या होता है, आप कंप्लीट रिकॉर्ड रख पाते हैं अपना। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैश के चक्कर में ही रहेंगे कि मैं तो कैश आएगा या जाएगा तो ही रिकॉर्ड करूंगा, तो आधी से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारी रह जाएंगी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर हमारा रह जाएगा तो उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आने वाला प्रॉफिट या लॉस भी, रिजल्ट जो आएगा हमारा, वो भी इनकम्प्लीट ही रहेगा या गलत रहेगा। ये था एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा। अब इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स को, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, इन तीन प्रिंसिपल को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहा जाता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions।
अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है सर? ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो 3 एजम्पशंस हैं जो हर बिजनेसमैन ये मान के चलता है कि ये 3 प्रिंसिपल तो वो फॉलो कर ही रहा होगा या करेगा ही करेगा। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि ये 3 प्रिंसिपल फॉलो ना हो रहे हों। गोइंग कंसर्न भी फॉलो होता है, क्योंकि हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सालों साल चलाने के लिए ही स्टार्ट करता है। उधार नकद वाली सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी फॉलो होता है। जो भी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हम एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे वही चलते रहते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हम। इट मीन्स कंसिस्टेंसी भी फॉलो रहता है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मीन्स एज्यूम करके चला जाता है कि ये 3 प्रिंसिपल तो फॉलो कर ही रहा होगा। अब अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं तो नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। कहीं भी आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो कर रहा हूं फॉलो, क्योंकि हर कोई कर रहा है। आप कौन सा अलग काम कर रहे हैं जो आप डिस्क्लोज करना चाहते हो? तो जो काम एज्यूम करके ही चला जाता है कि सब कर रहे होंगे, उसको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। बट एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर नहीं हो रही है फॉलो तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप क्यों किसी भी इन 3 प्रिंसिपल में से किसी को भी या तीनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आई होप आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में भी जो हमने बताया वो क्लियर हुआ होगा। एज्यूम करके चला जाता है कि ये 3 प्रिंसिपल फॉलो हो ही रहे होंगे। आपको समझ में आया? अगर फॉलो कर रहे हैं तो किसी को बताना है या नहीं, नहीं कर रहे हैं तो बताना है या नहीं। कर रहे हैं फॉलो तो कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कर रहे हैं फॉलो तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं। उन 3 प्रिंसिपल को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा का पूरा जो हमने ये आज 3 प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए। मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।